सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आपकी कुटिया बचेगी तो लोग शरण में आएंगे, यही विषय है आज के अंबेडकर संदेश का। नियमित सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का कोई ना कोई क्रांतिकारी भाषण लेकर हम उपस्थित होते हैं। आज भी ऐसा ही स्पीच है जो 1954 में 26-27 अक्टूबर को बाबा साहब ने यहाँ पर दिया था मुंबई में। और ये जो भाषण बाबा साहब का है, ये कार्यकर्ताओं को किस तरह से कैडराइज करना है उसमें मदद करेगा। अपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो बाबा साहब का राजनीतिक दल था उस समय, और उनके कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बाबा साहब यहाँ पर कैडर दे रहे हैं एक तरह से। और यदि आप जानना चाहते हैं कि बाबा साहब अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से कैडराइज करते थे, तो आज का अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच कीजिए। यदि आप ये सब चीज़ें नहीं जानना चाहते हैं, बाबा साहब से आपको, बाबा साहब की वर्किंग से ज़्यादा दिलचस्पी आपको नहीं है, तो आप वीडियो को, अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोक कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप दिलचस्पी रखते हैं बाबा साहब के स्पीचेज में, बाबा साहब की वर्किंग में, और जानना चाहते हैं स्वयं भी, तो आज का अंबेडकर संदेश आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए। इससे पहले कि हम अंबेडकर संदेश विधिवत शुरू करें, हमारा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब विलंब न करें, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ ज़रूर कर लें। आइए अब बढ़ते हैं अंबेडकर संदेश की तरफ। मैंने पहले ही विषय आपको बता दिया है, आपकी कुटिया बचेगी तो लोग शरण में आएंगे। और ये बाबा साहब का ये स्पीच 345 से पेज नंबर 348 तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से हम लेकर उपस्थित हुए हैं। 1954 में 26-27 अक्टूबर को मुंबई प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन मुंबई के पुरंदरे स्टेडियम पर आयोजित किया गया था। अधिवेशन के पहले ही दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अधिवेशन में उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उसी दिन आयुष्मान आर.डी. भंडारे ने डॉक्टर बाबा साहब की अनुमति से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कार्यकारिणी और शाखाओं का विसर्जन कर नए चुनाव लिए जाएं, ये प्रस्ताव रखा। और इस प्रस्ताव का पुणे के आयुष्मान आर भोले ने समर्थन किया। तालियों की गड़गड़ाहट में ये प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हुआ। इस प्रस्ताव के कारण फेडरेशन के कार्यकर्ताओं का गुस्सा कुछ हद तक कम हो गया, इसमें दो राय नहीं है। परिषद के विद्यमान पदाधिकारियों की नियुक्ति 1945 में हुई थी, तब से वे अपने पद पर कुंडली मारकर बैठे हैं, जिस कारण अन्य कार्यकर्ताओं में बेचैनी फैली हुई थी। 6 माह के भीतर नए चुनाव होने वाले हैं। पहले दिन यानी 26 अक्टूबर 1954 को परिषद का मार्गदर्शन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कुछ कहा, अब हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। इस अवसर पर बाबा साहब ने कहा, मित्रों, जिस कारण से इस सभा का आयोजन किया जाना था, वह बात शायद इस सभा के व्यवस्थापकों को समझ नहीं आई। अगर वे समझते तो आज जो ये सभा खुले रूप में होने के बजाय गुप्त स्थान पर इसका आयोजन किया जाता। मैं कार्यकर्ताओं को कई बातें बताना चाहता हूं, लेकिन वे गुप्त तरीके से बताना चाहता हूं। अब जो मुझे कहना है वह मैं साफ तौर पर नहीं कहूँगा, उसका केवल अभिप्राय ही बताऊँगा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में जो गंदगी मची हुई है उसे उगाड़ने का मेरा मन था। महापालिका की नालियाँ जब भर जाती हैं, उसी प्रकार शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में गंदगी मची हुई है। गुप्त तरीके से इस गंदगी को हटाना चाहिए था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की राजनीति को 1919 से शुरुआत हुई, उससे पहले भी अस्पृश्य आंदोलन का काम चल रहा था। सम्मानित साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो राजनीति है, बाबा साहब कहते हैं, वो कब से शुरू हुई? 1919 से शुरुआत हुई है। बाबा साहब ये भी कहते हैं कि ये आज कोई आजकल की संस्था नहीं है, ये कांग्रेस जितनी ही नहीं उससे भी पुरानी संस्था है। कहा जा सकता है कि गांधी जी से कांग्रेस की शुरुआत हुई, साल भी 1919 ही था। दुर्भाग्य की बात ये थी कि उसी साल से हमें कांग्रेस का विरोध करना पड़ा है। तब कांग्रेस का विरोध करना ही हमारा काम तय हुआ था। उन्हीं के कारण हमारे अधिकारों पर गाज गिर रही थी। तब से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन टिका हुआ है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पत्थर का लेकिन मजबूत किला है। कांग्रेस का किला पैसों पर
पैसों पर खड़ा है। बाल गंगाधर तिलक फंड और गुजराती बंधुओं की थैलियों की मदद पर यह किला खड़ा है, लेकिन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का किला अस्पृश्य जनता की भावनाओं पर खड़ा है। मेरी इच्छा ये है कि ये किला टूटना नहीं चाहिए। पिछले 10 सालों से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर मेरा ध्यान नहीं रहा। 10 साल की इस गैर हाजिरी में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बहुत अधिक मतभेद निर्माण हुए हैं। इससे पूर्व इस तरह के मतभेद नहीं थे। हर आदमी द्वारा फेडरेशन में गुटबाजी की जा रही है। हर एक ने अपने अपने छोटे छोटे गुट बना लिए हैं। हर गुट दूसरे का वर्चस्व बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे लोग अभी राजनीति में मजे नहीं है। राजनीति क्या है ये वे ठीक ढंग से नहीं समझते, नहीं जानते। हमारे समाज में आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं, वे तुरंत खत्म भी नहीं होते। मतभेदों के पेड़ उनके पेटों में बढ़ने लगते हैं, उनके मतभेद उनके बच्चों के पेट में भी बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार मतभेद बढ़ते ही जाते हैं। हम लोगों में ये गुणधर्म बड़े पैमाने पर है। सामान्य साथियों, विचार कीजिए, जो ये समस्याएं बाबा साहब तत्कालीन समय में बता रहे हैं, 1954 में बता रहे हैं, क्या वर्तमान में भी इस तरह की समस्याएं हैं? आप अपने विचार जरूर दीजिएगा। बाबा साहब आगे कहते हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी में भी मतभेद हैं, साथ ही उनके पास कुछ अच्छे गुण भी हैं। ये अनुभव के कारण कहना पड़ता है। उनका एक गुण बहुत महत्वपूर्ण है, वह है बहुमत द्वारा जो बात तय होती है उसे वे मानते हैं। उस बात के विरोधी फिर उस बात का समर्थन करने लगते हैं। राजनीति में ये गुण बहुत आवश्यक है। मेरी राय में अगर काम चल निकले तो ही मैं संस्था में रहूँगा। ये मानसिकता बहुत बुरी है। हम करें सो कायदा वाली मानसिकता नहीं होनी चाहिए। संस्था में बड़ा कौन, डॉक्टर अंबेडकर के बाद कौन, आदि मतभेद बहुत बढ़ चुके हैं। दलित फेडरेशन की सभाएं नहीं होती, इलेक्शन नहीं होते, आदि बातें मैं हमेशा कार्यकर्ताओं से सुनता रहता हूं। ये सब सच होने के बावजूद क्या उन्होंने इस बारे में कुछ सोचा है? इस बात के लिए ज़रूरी पैसा हमारे पास नहीं है, इसलिए परिषद का आयोजन करना, इलेक्शन करना हमारे लिए संभव नहीं है। आयुष्मान भोले अगर हमें रुपया मुहैया कराएंगे तो साल भर में क्यों, हम हर 6 महीने में परिषदों का आयोजन किया करेंगे। उसके लिए पैसे देकर भोले पुणे में बैठक बुलाएं। कांग्रेस जैसी संस्था के पास पैसा है, हमारे पास पैसों की कमी है। कुछ लोगों का कहना है कि हमें सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। हमें अपने हक हासिल करने हैं, यही हमारा पहला काम है। वे अगर हमारी झोली में नहीं आते तो हम आलोचना करेंगे ही। सरकार की आलोचना ही नहीं करनी हो तो दलित फेडरेशन की आवश्यकता भी होगी क्या? सरकार क्या चीज़ है? भगवान भी अगर हमारे सामने आए तो भी हम उस पर टीका टिप्पणी करेंगे ही। जिन्हें ये बात पसंद नहीं है वे इत्मीनान से फेडरेशन छोड़कर जा सकते हैं। क्या हमने सरकार में सहयोग नहीं किया? क्या मैं 4 साल तक उनके साथ नहीं था? जब बाबा साहब कानून मंत्री थे तो 4 साल कांग्रेस में ही रहे, सहयोग किया बाबा साहब ने। बाबा साहब कहते हैं हम समय समय पर उन्हें सहयोग देते आए हैं। सरकार अगर हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली है तो हम हमेशा उसकी आलोचना करते रहेंगे। हम क्यों चुप रहें? लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आक्रोश व्यक्त नहीं करता। हमला यानी क्या? आक्रोश व्यक्त की राजनीति क्या हम निभा पाएंगे? हमने अगर आक्रोश व्यक्त किया तो उससे आपको ही दिक्कतें आने वाली हैं। हम अगर कारागार में जाकर बैठें तो लोग आपको ही परेशान करते रहेंगे। अंबेडकर की सहायता करते हो बच्चों, तुम्हें देख लेंगे कहकर आपको परेशान करने लगेंगे। इससे बेहतर है कि आप कष्ट करें। कष्ट करना मेरा तो धर्म ही है। मुझे अभी तक आराम नहीं मिला है और मैं आराम करता भी नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि अपना मन साफ होना चाहिए, इससे आपसी मतभेद खत्म होते हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में प्रमुख विवाद इस बात को लेकर है कि अंबेडकर के बाद कौन होगा। मैं इसका मतलब ही नहीं समझ पाया हूँ। मेरे मरने से पहले ही ये विवाद पैदा हुआ है, इसलिए मेरे सामने अब ये सवाल पैदा हुआ है कि मुझे जल्द ही मर जाना चाहिए कि मुझे जिंदा रहना चाहिए। ये विवाद तो मिटाना ही होगा। मैंने इसका एक इलाज ढूंढ निकाला है। इस विवाद को मिटाने के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेताओं और सदस्यों के चुनाव होने चाहिए, तभी ये विवाद मिटेगा। जो काम करता है वह सच्चा नेता होता है। सच्चा नेता कौन है ये लोग जानते हैं। इस पद्धति पर अमल करने के लिए हमें 4 आने का चंदा नहीं चाहिए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में पैसा खाने की मनोवृत्ति बहुत पनपी है, इसीलिए कांग्रेस की तरह हमें 4 आने का बंधन नहीं चाहिए। हर अस्पृश्य समाज का स्त्री पुरुष बच्चा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सदस्य है।
ये वह कहे या न कहे, हम ऐसा ही मानते हैं। इस प्रकार हर गांव के लोग अपने गांव से 5 लोगों को चुने। इस प्रकार सभी तहसील के गांव के 5 के हिसाब से लोग अपने अध्यक्ष, सचिव आदि का चुनाव करें। इससे शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। ये चुनाव सब पर लागू रहेगा। जितना पैसा इकट्ठा होगा उसे बैंक में रखा जाएगा। लोगों के लिए जो कष्ट उठाते हैं वही नेता बनते हैं। लोग ये बात जान जाते हैं, इसलिए काम करना होगा। मैं अब राजनीति से बाहर निकलने वाला हूँ। मैं अब केवल सलाह मशविरा देने वाला हूँ। इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं भले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बाहर निकला, तब भी फेडरेशन को जिंदा रखना होगा। ये नहीं समझना कि इलेक्शन में आपकी पूंछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम इलेक्शन जीत ही लेंगे। कि दुबई मेरा दोस्त था, वो कांग्रेस का प्राण था, उसके बाद कांग्रेस अनाथ हो गई है। उनकी ही तरह जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के प्राण है, उनके बाद कांग्रेस कुछ नहीं। जनता आपके ही पीछे आने वाली है। बाकी लोगों के घर टूटे भी तो अपनी कुटिया साबुत रखनी चाहिए। लोग आपकी कुटिया में ही आश्रय पाने के लिए आएंगे। आपकी कुटिया अगर बनी रही तभी आपकी जय होगी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का किला अस्पृश्य जनता की भावनाओं के बल पर खड़ा है, उसे टूटने नहीं देना चाहिए। ये समाज ब्राह्मणेतर दलों के साथ सहयोग कर रहा था। हम ज्योतिबा के शिष्य हैं, उनसे हमने सहयोग किया, लेकिन आगे चलकर ये समाज कांग्रेस से जाकर मिला। उसके बाद उनकी मति भ्रष्ट हुई। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें दूसरों से संबंध रखना होगा। किससे संबंध रखने हैं ये मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ। जो लोग हमारा भला करेंगे वे हमारे मित्र होंगे। राजनीति में झगड़े होते हैं, उन्हें भूल जाने की आदत डालनी चाहिए, वरना इन झगड़ों के पेड़ मन में उगते हैं। इस प्रकार की मानसिकता अच्छी नहीं होती। मेरा हृदय साफ है। मेरे भी लोगों से मतभेद होते हैं, लेकिन मैं जल्दी उन्हें भूल जाता हूँ। मनुष्य का मन फूल की तरह साफ होना चाहिए। मारवाड़ी की पूंछ की तरह हमें अपनी नीति रखनी होगी। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी ऊपर तो कभी नीचे, इस प्रकार मारवाड़ी की मूंछ की स्थिति होती है। उसी प्रकार हमें अपनी नीति बनानी होगी। इस बात को ध्यान में रखें। हमेशा टेढ़ी बात करना या किसी को बार बार दुख पहुंचाना राजनीति में नहीं चल सकता। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। सामान्य साथियों, आज का अंबेडकर संदेश बहुत क्रांतिकारी था। और हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना गुरु किसे माना है और मूंछ का उदाहरण क्यों दिया है। सामान्य साथियों, आप ये भी बता सकते हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की शुरुआत कब से हुई। इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज का अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजित आर्य राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, इस अनुरोध के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।